नमस्कार, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ टुडे भारत का एक खास चर्चा। हमारे साथ चर्चा पे जुड़े हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन जी, आपका न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी हैं, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपका भी न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आज का हमारा मुद्दा है विपक्षी एकता के लिए 23 तारीख को बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जितने विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता हैं वो अपना ही अलग राग अलाप रहे हैं, और अगर वो अपना राग ऐसे ही अलापते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल का एक तरह से नेतृत्व कर रही पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी, उसके सपनों पे, यहाँ तक कि उसके थ्रू जो पीएम बनने के सपना देख रहे हैं राहुल गांधी जी, उनके सपनों पे कहीं ना कहीं पानी ज़रूर फिरेगा। सबसे पहले मैं चंद्रमोहन जी से पूछना चाहूँगा। चंद्रमोहन जी, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गए और केजरीवाल, ये कहीं ना कहीं अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। आप ये भले ही इन्होंने कंफर्म किया है कि आपके जो 23 तारीख की बैठक है उससे शामिल होंगे, लेकिन जब सब अपने अपने राज्य में सब अपना ही राग अलाप रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में आने चाह नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, अभी इस परिप्रेक्ष्य के अंदर कोई भी वक्तव्य देना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जी सर। इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी है वो अभी पटना की जो मीटिंग और रैली है उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कौन सा दल कहाँ खड़ा होता है, किस दल की क्या भूमिका होती है। हो सकता है कि कुछ दल साथ आते हैं और कुछ दल अपनी उस बात को नहीं रख पाते या उस विचारधारा को नहीं मान पाते। तो विषय तो रहेगा, लेकिन आज विषय क्या है कि किन मुद्दों के लिए इकट्ठा होना है, मुद्दे क्या है और उस मुद्दों के ऊपर क्या विपक्ष खड़ा होकर सरकार जो पिछले 9 साल से सत्ता में रही, क्या उसने देश के अंदर उन मुद्दों का सरोकार रखा? तो आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर पहल होगी और इसी के अंदर वो दल साथ आएँगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, सत्तारूढ़ दल भाजपा भी अगर रही है तो उसको भी पिछले गत वर्षों के अंदर उसके रहने वाले जितने भी पार्टियाँ थी, कुछ को उन्होंने छोड़ा और कुछ को भाजपा ने छोड़ा। तो ये तो समीकरण चलते और बदलते रहते हैं। और अभी मैं हमारा मानना है कि हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, और उसमें मीटिंग होगी, फिर जो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर जो एजेंडा बनेगा, उसके तहत जो साथ चलेंगे और वो स्वागत योग्य होंगे। जी चंद्रमोहन जी। प्रदीप जी, आपने चंद्रमोहन जी की बात सुनी, एक तरह से आप बताइए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में हम 80 की 80 सीट जीतेंगे, मतलब अकेले लड़ना चाह रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इशारा दे चुकी है कि वो भी अब मतलब अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। केसीआर भी हैं, वो इस गठबंधन से जुड़ नहीं रहे। ममता बनर्जी खुद कांग्रेस को चैन से नहीं जीने दे रही हैं। तो ऐसे विपक्षी एकता कहाँ बन पाएगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विपक्षी एकता की जो बात तो ये है कि पहले तो ये कहते हैं ना, वो जैसे मैच होता है क्रिकेट, टॉस कर लें, एक सिक्का उछाल के कि प्रधानमंत्री कौन बने। अभी कांग्रेस का वक्तव्य आया था कि राहुल गांधी जी तो प्रधानमंत्री विपक्ष के बनेंगे। तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी बैठ के, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कोई विपक्ष का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई देश का प्रधानमंत्री। अगर राहुल जी की बात करें तो 60 साल के बाद ही उम्मीद आएगी, इससे पहले उम्मीद नहीं आएगी, पहली चीज। आज दूसरी चीज और बताता हूँ। देखिए, ये वही अखिलेश जी हैं जो अखिलेश जी ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को मुंह नहीं लगाया, ना बात करी। कांग्रेस ने कई संदेश भेजे, मगर अखिलेश यादव इतने शूर थे कि हम तो 400 सीट जीते हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस को मुंह नहीं लगाया। एक चौराहे पे नमस्ते भी होती है, एक रैली का, एक रोड शो के दौरान श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी और अखिलेश जी की, मगर नमस्ते होते ही निकल गई। तब भी अखिलेश जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि गांधी, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि कांग्रेस अब कहाँ बैकफुट पे है, कहाँ गायब हो गई इस चीज को लेकर। तो विपक्ष में सबसे बड़ी चीज ये है कि वही कांग्रेस के प्रमुख लोग हैं। जब ममता जी एक इवेंट करती हैं या केसीआर इवेंट करते हैं दिल्ली में आके, तो गांधी को सॉरी कांग्रेस को नहीं बुलाते। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी, कांग्रेस को कौन कितना लगा और कितना मुंह लगा रहा है, ये चीजें समझनी पड़ेगी। आप एक चीज को देखिए, हम जितने भी कांग्रेस के नेताओं या प्रवक्ताओं के साथ बैठते हैं, वो कहीं भी नई नीतियों पे बात नहीं करते, नई बातों पे बात नहीं करते। अपने प्रदेश के विकास में या अपने प्रदेश की कोई नई चीज को, हम तो गुजरात मॉडल दिखाया, आप कौन सा मॉडल दिखाएंगे विकास का, उस पर बात नहीं करते। ये लोग पहुंचेंगे तो उन चीजों पे पहुंचेंगे जो 9 वर्ष से लड़ाई लड़ते आ रहे, उन्हीं बातों को बोलेंगे। मगर इन्हें पता है कि पार्लियामेंट में जो जो चीजें उठाते हैं वो चीजें और बहुत पुरानी हो चुकी है, वो जनता नहीं सुनना चाहती है। जनता आज की बात सुनना चाहती है, जनता आज के विषय को लेकर जाना चाहती है कि आपने मेरे लिए क्या किया, मैं आपको वोट क्यों दूं। अहम मुद्दा यह है।
सारा विपक्ष एक हो जाए। मैं कह रहा हूँ पूरे छोटे से बड़ी कंपनी साउथ से लेकर और जम्मू कश्मीर तक जितनी भी पार्टियां सारी एक हो जाए। मगर आज के भारतवर्ष के पीढ़ी को, आज की भारतवर्ष की जनता को, बहन बेटे युवा को आपका रिपोर्ट कार्ड चाहिए, आपका रिपोर्ट कार्ड। आप जी हर प्रदीप रिपोर्ट जी। कार्ड पे आप डिबेट एक नहीं 100 बार कर चुके। मैं खत्म करूंगा। आप हर रिपोर्ट कार्ड पे इस भारतवर्ष के हर टीवी चैनलों पे डिबेट 100 बार कर चुके हैं, मगर आपका पेट और आपका मन अभी तक नहीं भरा। क्यों? क्योंकि आप पे विषय नहीं है नई बातों के लिए, आप पे मुद्दे नहीं है। आपके वो मुद्दे आपको ढूंढने पड़ेंगे। आज विपक्ष की बातें देखिए, ये वो हड्डियां है जो चौराहे पर फूटेगी और हम आप देखेंगे, क्योंकि सब कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। जितने भी एयरलाइंस है आज की डेट में जो एकजुट होना चाहते हैं 19 पार्टी में, उसमें बताइए सही कौन ईमानदार प्रधानमंत्री बनेगा? इसमें एक चेहरा बताइए जो पार्टी का मुखिया हो और जिसपे जांच या जिसपे संपत्ति, जिसने देश का पैसा ना खाया हो, जिसने देश के लिए गद्दारी ना करी हो, वो बताए एक नाम कि प्रधानमंत्री लायक इस घर का है। चाहे वो लालू जी हो, चाहे गांधी परिवार हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे जितने विभिन्न, चाहे शरद पवार हो, जितने भी हैं। शुक्ला जी, आपको हर चीज के बारे में पता है कि कौन एनआईए के, कौन सीबीआई के, कौन ईडी के चक्कर लगा रहा है। ये भी भूलना, ये विपक्ष ना भूले, इस पे भी दिमाग में रखे कि जनता ये भी पूछेगी कि आपने मेरा पैसा क्यों खाया। वो जवाब देना पड़ेगा जनता के कटघरे में। आप झूठ बोल जी के, हम जवाब ले लेते हैं। आप एक समुदाय को पागल बना के आप एक राज्य जीत सकते हो। ये देश जीतना आसान नहीं है। जी हम जवाब ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी, आपने प्रदीप जी की बात सुनी। आप कहीं ना कहीं ये बात सच है कि 2017 में अखिलेश यादव जी के साथ जब कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो जो एक्सपेक्टेशन की गई थी वैसा बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया। वहीं अगर देखा जाए कि आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस से एक तरह से समर्थन मांगा था दिल्ली के अध्यादेश के मामले में, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ से हाथ पीछे खींच लिया। अब ऐसे में अगर कांग्रेस ही साथ नहीं दे पाएगी इन पार्टीज़ का, तो कैसे ये जैसे नहीं है कि अखिलेश हो गए या केजरीवाल हो गए, कैसे साथ आएंगे राहुल के साथ 2024 के लिए? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आकाश जी, कौन किसके साथ आएगा ये मैंने अपने पिछले वक्तव्य में बोला कि उसको कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जी इलेक्शन की तारीख आना और उसके अंदर वक्त है। जब जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन डेट डालेगा उस पर कार्यवाही होगी। विपक्ष अभी अपने मुद्दों के ऊपर एकजुट हो रहा है। और मेरे मित्र ने अभी गुजरात मॉडल की बात की थी। बिल्कुल गुजरात का मॉडल तो कोई स्टेट में है ही नहीं, क्योंकि जिस स्टेट के अंदर से 40,000 से ज्यादा औरतें गायब और 35 साल से भाजपा के 20 साल से मुख्यमंत्री आज प्राइम मिनिस्टर बन जाए और दही जमी रहे मुंह के ऊपर, और मौलवी जैसी घटना हो जाए, कई सौ बंदे मर जाए, दही जमी रहे, वहां पर हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स उतरती रहे, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री चुप रहे, तो ऐसा मॉडल तो किसी स्टेट को नहीं चाहिए जिसके अंदर हर चीज हो, भ्रष्टाचार हो, गबन हो, हत्याएं हो और करोड़ों लोगों की जान जाए और मुख्यमंत्री, राज्य गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुप रहे। तो ऐसा मॉडल मैं नहीं जानता हूं कि आगे कोई स्टेट को मिले। जो बना हुआ है वो तो मजबूरी है, झेलना पड़ेगा, हिंदुस्तान की बात है। ये तो आपकी बात का जवाब था। अब विषय जी आती है, तो इतनी जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि 2014 में आपने कुछ मुद्दों की बात करी थी। आज आपके पास उन मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। आपने देश के अंदर बेरोजगारी के ऊपर इलेक्शन लड़ा था। बेरोजगारी के ऊपर आपने क्या 15 करोड़ रोजगार दे दिए? आपने देश के अंदर महंगाई पे इलेक्शन लड़ा था, जो महंगाई डैन कही थी। क्या आज आपने महंगाई के ऊपर कोई डाटा, कोई ढांचा दे दिया? क्या देश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो आपने बनाने की बात करी थी, वो 70 साल के बने उस ढांचे को आपने आज बेक डाला और एक दो पूंजीपतियों के अधीन कर दिया? क्या उस पर कोई जवाब देंगे आप? देश की, अगर आज देश के अंदर कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो वो माओवादी, टेररिस्ट और आतंकवादी हो जाता है, क्या ये बात देंगे? आज एक देश के अंदर एक पत्रकार अगर जाते समय एक मंत्री से प्रश्न कर ले, तो आज मंत्री कहते हैं मैं आपके मालिक को जानती हूं, और वो अगले दिन उसकी नौकरी को निकलवा देती है उससे। ये लोकतंत्र आपकी परिपाटी के ऊपर है। इस लोकतंत्र की परिपाटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कई बार फटकार के बाद भी आप नहीं सुधरे। इसी लोकतंत्र की परिपाटी के ऊपर आपके रहते हुए देश के अंदर आज जहां जीएसटी की 65% की कलेक्शन मिडिल क्लास की है, उसके ऊपर जो आपके मित्र मंडियों की जीएसटी कलेक्शन, उस पर चुप क्यों है? आज बैंकों के ऊपर जो आपको पैसा जमा करना, पैसा निकालना, चेक काटना, चेक देना, उसके ऊपर जो आप जीएसटी और सेस लेके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उस पे आप मौन किस बात पे हैं? चप्पल पे आपने जरूर कहा था जहाज पे जाइए। आपको पता है चप्पल जाने के बाद अगर जहाज पे जाता है तो कितनी पार्किंग देनी पड़ती है उसको? आपको पता है यहाँ से चप्पल से वहां तक जाने के बाद कितना पैसा उसको 3 व्हीलर पे देना पड़ता है? आपको पता है चप्पल पहनने के बाद जहाज के ऊपर कितनी टिकट देनी पड़ती है? आपके रहते हुए 57,000 रुपए की टिकट
का भुगतान करना पड़ा। किसके लिए? एक रेल हादसे के ऊपर हुए लोगों के ऊपर। और आप और आपका मंत्री और आपके प्रधानमंत्री चुप रहे। क्यों? क्योंकि रेल हादसे के अंदर हजारों लोगों की मौत हुई और आपका पर्यटन मंत्री चुप रहा। और आपके रहते हुए चप्पल वाले उस जहाज पे बैठने वाले लोगों को, मिडिल क्लास के ऊपर एक टिकट के लिए 56,000 देने पड़े। और देश के अंदर आपकी भावुकता जो माथा टेक के ऊपर, संसद के पटल के ऊपर आंसू बहा देने की मानवता खत्म हो गई। जी, फिर आप हमें सिखाते जवाब हैं देते हैं। कितने भ्रष्टाचार ओपन करें आपके। तो कोई बात नहीं, आप जीते हो, लेकिन उस जीत की कगार पे आप हारे भी हो। आज आपकी फुल मेजोरिटी की स्टेटें सिर्फ 6 ही बची हैं और 5 पे कांग्रेस खड़ी है। और आप जिस जगह पे हम हो, जवाब मिली-जुली देते हैं। सरकार पे खड़े हो, घमंड की कोई जी, जरूरत नहीं है। क्योंकि देश की जनता अगर चुनती है तो देश की जनता उतारती भी है। यही घमंड शायद कभी कांग्रेस को भी रहा होगा, उनके नेताओं को भी रहा होगा। यही गुमान से हम भी बात किया करते थे, लेकिन जनता ने उतारा ना जमीन पे। लेकिन हमारा नेता आज भी एक लकीर खींच देता है। शुक्ला जी, राहुल गांधी ही आज शुक्ला देश के जी, अंदर मैं जब बोलते हैं तो उसकी लकीर जी, के हम जवाब ऊपर देते हैं आज चंद्रमोहन जी। राजनीति शुरू होती है। उसी लकीर के जी ऊपर सर। भाजपा मंत्री और संतरी बयानबाजी करते हैं। ये देश की तस्वीर बदली है आज। उसी राहुल गांधी ने आज आपको मुद्दों के ऊपर जागृत कर दिया है। यही कारण है कि आज आप मुद्दों से भगते हैं। राहुल गांधी से वक्त टू वक्त डिबेट नहीं करते। एक डिबेट दूसरा टर्म जी खत्म होने प्रदीप वाला जी। देश के प्रधानमंत्री जेन्युइन पत्रकारों से करेंगे, उनके मुद्दों की जवाब देंगे, मैं मान जाऊंगा उनको कि हाँ वो अगर पत्रकारों को जवाब दे देंगे तो देश की जनता को जवाब दे देंगे। नहीं देंगे, एक तरफ की मन की बात, एक तरफ की मन की बात सुन के बात कर देते हैं। ये शासन अब हम जनता को जवाब नहीं देते चाहिए। हैं इस पे। जी सर। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे चंद्रमोहन जी की बात पे? जी सर। मैं 30 सेकंड में खत्म करता हूँ। देखिए, मैंने जी। पहले ही कहा था, इन कांग्रेस के नेता और प्रवक्ताओं पे कुछ नहीं है, पुरानी ढपली है और वही ढपली बजा के चंद्रमोहन जी भी निकल जाएंगे। मोरवी की बात कर रहे थे, बेचारे गरीब मोरवी के मुद्दे को लेकर, और उन जो मर गए नदी में बेचारे, जिन्होंने जो उस हादसे में मरे, उनके पीठ के पीछे गुजरात में राजनीति करी बेचारे, फिर भी नहीं पहुंच पाए वहां तक। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था वक्तव्य में, ये पुरानी ढपलियां हैं जो ये बजा रहे हैं। रेल दुर्घटना में कौन से राहुल गांधी पहुंच गए, कौन सी प्रियंका गांधी पहुंच गई दुख दर्द जानने के लिए कि रेल मंत्री खुद 3 दिन वहां रहे और कार्यकलाप को देखा, रातों रात सबको मुआवजा जो था दिया, और आज भी गंभीरता से जांच हो रही है। अगर सरकार में मंशा अच्छी नहीं होती तो सीबीआई जांच नहीं कराती। समस्या तो ये है, राहुल गांधी के तो सारे पिट्ठू बने हुए हैं, मगर राहुल गांधी कान पकड़ के ये कोई नहीं बोलता। क्या भाई, तू देश के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलता जाके? अगर राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है तो इस देश की धरती पे एक जनसभा करके जो जो विदेश में जाके बोला, देश में धरती में बोल के दिखा दे। इतने एफआईआर दर्ज हो जाएंगी कि पूरी उम्र बीत जाएगी केस लड़ते लड़ते श्री राहुल गांधी जी की। तो ये विदेशों में जाके ही देश की तारीफ कर सकते हैं, तभी इनका ये हाल है। वो तो हमारे देश का जो नागरिक है ना, बस क्या बताऊं, आज की रोटी खा के कल भूल जाता है। जिस दिन देश का नागरिक याद रखने लगा ना पुरानी बातें, गांधी तो गांधी, कोई नीचे का भी नहीं बचेगा। मैंने सवाल करा था, कोई ईमानदार प्रधानमंत्री हो तो जवाब नहीं था। प्रदीप जी, आपकी थोड़ी ऑडियो फंस रही है, हम लोग मुद्दे मैंने पे आते सवाल हैं। करा था, कांग्रेस को किसी नेता जी को नहीं बनाया, प्रदीप जी। जवाब नहीं मिला उस चीज का। जी, मुद्दा तो कभी राहुल, मुद्दा तो कभी कांग्रेस की बात करेंगे नहीं। एक बार बताया आपको कि हम इस हमारा जो आज विकास का मुद्दा रहेगा, राजस्थान को छत्तीसगढ़ को बनाएंगे, जवाब ही नहीं है ना। जवाब क्यों देंगे? ये तो पुरानी बातों को दोहराएंगे, 9 की 14 15 को दोहराएंगे। तो क्या दिया आपने 14 से पहले? क्या आपने पूरे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल दे दिए, मेडिकल कॉलेज दे दिए? क्या दे दिया आपने? राफेल दे दिया? आप पे तो फौजियों के खरीदने के लिए आप बुलेट प्रूफ जैकेट तक के पैसे नहीं दे। आप किस मुद्दे पर बहस करेंगे? मैं नहीं पुरानी बातों पे जाना चाहता। तो इसलिए मोदी जी को टारगेट ना बनाए, देश हित में बात करें, मुद्दों पे बात करें, विकास पे लड़े, फायदा रहेगा आपको। जी, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। जी प्रदीप जी, हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत कौशिक जी भी हैं। प्रशांत जी, आपका न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आज का हमारा मुद्दा है कि विपक्ष एक तरह से 23 तारीख को इकट्ठा तो हो रहा है, लेकिन हर कोई विपक्ष का नेता अपनी अपनी डफली बजा रहा है। अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव कह चुके हैं कि यूपी की सभी 80 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। आम आदमी पार्टी अलग अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहती है। दक्षिण में देखें तो केसीआर जो है वो इस बैठक में शामिल ही नहीं हो रहे। विपक्ष की एकता में अभी तक कोई उन्होंने क्लियर ही नहीं किया कि हमें जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। शरद पवार ने कहा है कि हम साथ तो देंगे, लेकिन जो उनके भतीजे हैं अजीत पवार, कहीं ना कहीं वो कन्नी काटते दिख रहे हैं। वहीं देखा जाए ममता बनर्जी जो है वो अपने ही राज्य में कांग्रेस को बख्श नहीं रही हैं। तो ऐसे में, और बिहार में खुद कभी नीतीश कांग्रेस से करीबी हो जाते, कभी लालू ज़्यादा करीबी हो जाते।
ऐसे में विपक्षी एकता कहाँ बन पाएगी, क्या कहना चाहेंगे आप सर? सबसे पहले मैं आपके सम्मानित मंच को भी प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। विषय बड़ा अच्छा रखा है आपने कि वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें जो वर्तमान का आपका जो विषय है वास्तव में बड़ा प्रासंगिक है वो, क्योंकि देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे राजनीतिक कवायद बढ़ रही है और राजनीतिक गठबंधन के नए स्वरूप को भी सभी राजनीतिक पार्टियां नया आकार देने में समय लगी हुई है। बेसिकली अगर देखें तो देश में दो तरह की राजनीतिक विचारधाराएं हैं इसमें, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। जब बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए गठबंधन। और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए दोनों ही पार्टियां बीजेपी भी कांग्रेस भी अपने अपने गठबंधन के बड़ा विस्तार देने के इसमें जोर आजमाइश में है। और हम देख रहे हैं जैसे आपने कांग्रेस की बात की और जो विपक्षी दल हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हो गए, केसीआर हो गए, आपने इनकी बात की। निश्चित रूप से जितने भी ऐसे दल हैं जो कि कांग्रेस की ही राजनीतिक जमीन पे उन्होंने अपनी खेती की है, अपनी राजनीतिक पार्टी को उन्होंने बढ़ाया है, इसलिए उन्हें डर है कि ये अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन कमजोर होगी और राजनीतिक जमीन वो खोना नहीं चाहते हैं अपना। इसलिए हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर, अरविंद केजरीवाल जैसे जो राजनीतिक पार्टियां जो उनके दल हैं ये चाहते हैं कि हम हमारी जो स्टेक है विपक्षी राजनीति के अंदर वो इतनी मजबूत रहे कि हमें जो अपनी राजनीतिक जमीन खोने का जो डर है कांग्रेस के मजबूत होने से वो ना रहे। इसलिए यदा कदा ये प्रयास करते हैं कि बिना कांग्रेस के बिना भाजपा के कोई नया गठबंधन बने। लेकिन जो राजनीतिक हालात हैं देश के उसमें कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्षी गठबंधन की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी, ना उसका कोई ऐसा कोई वैल्यू होगा कि उसे लगे कि विपक्षी ताकत मजबूत हो रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और शरद पवार जो दो बड़े नेता हैं देश के विपक्षी राजनीति के, वह दोनों बार बार ये कह चुके हैं कि बिना कांग्रेस के कोई भी विपक्षी गठबंधन को धरातल पर उतारना मतलब उसका कोई बेस नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जो मुख्य रूप से विपक्षी दल जो एकजुट हो रहे हैं, जो 23 तारीख को पटना में उनकी बैठक है वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही हो रही है। आप ये देखो कि 12 जून को प्रस्तावित थी वो इसलिए कैंसिल की गई कि उसमें कांग्रेस के जो राहुल गांधी न मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर आ रहे थे। अगर विपक्षी दलों के बीच में कांग्रेस की अहमियत कमजोर होती या कम होती तो 12 जून को बैठक कर लेते वो बिना राहुल गांधी बिना मल्लिकार्जुन खड़गे के। उनको पता है कि अगर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उस बैठक में नहीं आएगा तो उस बैठक का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई चित्त नहीं रहेगा। इसलिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति के लिए उन्होंने उसके 12 की जगह 23 को उसकी तिथि तय की, जिससे कि कांग्रेस की वहां पे उपस्थिति रहे और उनकी उपस्थिति में ही विपक्षी दलों की रणनीति भविष्य की वह कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ती दिखाई दे। तो पहला सब मतलब उसका मेरा ये है कि बिना कांग्रेस के कोई भी विपक्षी गठबंधन की कोई वास्तविक उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई उसका मतलब नहीं होगा। भाई हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, वह भी इस समय वास्तविकता समझ रहे हैं राजनीति की। इसलिए आप देखें पिछले कुछ दिनों से वह भी जो एनडीए का जो गठबंधन एनडीए का जो उनका स्वरूप है उसको भी आकार देने में वह लगातार सब प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हम जो विपक्षी नेता जो हमारे गठबंधन सहयोगी हैं उनको प्रमुखता देंगे, उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं। वे भी जो उनके पुराने सहयोगी थे उसमें चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे उनके बादल हो जो अकाली दल है पंजाब से आते हैं, तो ऐसे विभिन्न जो प्रदेशों के अन्य जो गठबंधन थे जो इस समय उनसे दूर हो गए उनको दोबारा लाने की बातचीत कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए प्रयास में राष्ट्रीय नेतृत्व है बीजेपी का। उन्हें पता है कि वर्तमान जो राजनीतिक चुनौतियां हैं वह इतनी मुश्किल धीरे धीरे होती जा रही है, दिन प्रतिदिन होती जा रही है, चाहे कोई माने ना माने। लेकिन बीजेपी के लिए वर्तमान की जो लोकसभा चुनाव की रणनीति मतलब जो परीक्षा उनकी चुनौती वाली हो रही है, इसलिए वह भी लगातार अपने परिवार को बढ़ाने में अपने गठबंधन का विस्तार देने में लगातार समय लग गए। आप देखा अमित शाह जी तमिलनाडु के अंदर थे, उनका सीधा सीधा जो भाषण था अगर हम उसे गौर करेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि जो एआईएडीएमके की उसके साथ गठबंधन की लगातार वह और मजबूत करने की दिशा में उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए। तो उसका मतलब यह है कि बीजेपी भी राष्ट्रीय नेतृत्व मानता है कि अकेले दम पर अपने दम पर हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वो भूमिका में कहीं ना कहीं कमजोर हैं जो वर्तमान की उनकी स्थिति है। तो इसलिए दोनों पक्ष अपने अपने स्तर से अपने परिवार को बढ़ाने में अपने गठबंधन का विस्तार देने में लगे हुए हैं और बिना कांग्रेस के कोई भी विपक्षी गठबंधन की कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है। इसलिए लगातार कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल आगे बढ़ेंगे, चाहे उसमें अखिलेश यादव अगर अकेले लड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ते हैं, ममता बनर्जी अकेले लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से वह सब नुकसान की स्थिति में होंगे। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जो जीत मिली है उसने विपक्षी राजनीति के अंदर एक संजीवनी काम किया है।
और जो जी बीजेपी से जो चंद्रमोहन जी। नाराज वोटर है या जो उनसे असहमत वोटर है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में हमें लामबंद होता इस समय दिखाई देता है। जी। जी चंद्रमोहन जी, कहीं ना कहीं जी जैसे प्रशांत जी भी कह रहे थे कि सब अगर एक साथ लड़ेंगे तो ही मोदी जी को मतलब हर राज्य में हराया जा सकता है। अब ऐसे में जितने विपक्षी दल है उनको अगर कांग्रेस को अपने साथ लाना है तो कांग्रेस को बड़ा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आसानी से तो कोई मानेगा नहीं। तो अखिलेश यादव जैसे हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी, इनको साथ लेने के लिए कांग्रेस क्या बड़े त्याग करने के लिए तैयार है, या राहुल देखिए गांधी? क्योंकि जी सर। आकाश जी, देखिए जो कुछ भी डिसाइड होगा अभी 23 तारीख की जो पटना की रैली है उसी के बाद डिसाइड होगा। बड़े नेता बैठेंगे, इसके बाद जो रणनीति बनेगी उसके ऊपर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार होगा। जो भी यूपीए का अध्यक्ष चुना जाएगा उसके बाद कई एजेंडे हैं। और रही बात, देखिए बार बार आज भी देश की 225 सीटें ऐसी है जहां भाजपा को कड़ी टक्कर कांग्रेस की तरफ से मिलती है और दूसरे नंबर के ऊपर कांग्रेस वहां रहती है। और उसके बाद भी कई ऐसे स्टेट है जहां दूसरी स्टेटों की पार्टियों का वर्चस्व ज्यादा है। तो इस बार का इलेक्शन दो विचारधारा का इलेक्शन है। एक विचारधारा वो है जो देश के अंदर नेहरू की विचारधारा को मानती है और महात्मा गांधी की विचारधारा को मानती है, जिसके ऊपर हिंदुस्तान पहचाना जाता है महात्मा गांधी और नेहरू के नाम से। एक विचारधारा वो है जो आज नथुराम गोडसे को लेके आई है। और नथुराम के गोडसे के ऊपर एक विचित्र अडंबना भी है इस मुल्क में कि देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ पर होते हैं तो मूक बने रहते हैं, क्योंकि उनके मंत्री और संतरी नथुराम गोडसे की महिमा जपते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बाहर मुल्क में जाते हैं तो अपनी पहचान महात्मा गांधी और नेहरू के नाम से बताते हैं और 90 डिग्री के एंगल पे झुक जाते हैं महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे और माला अर्पण भी करते हैं। यहाँ आते हैं तो फिर उनके व्यक्ति नथुराम गोडसे की महिमा गायब करने लग जाते हैं। तो कहीं तो इनके मंत्री नथुराम गोडसे को स्पूत बता देते हैं और महात्मा गांधी पे कलंकित शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो आज विचारधारा की लड़ाई है और उस विचारधारा में सबसे ज्यादा जो गोलमाल सरकार ने करा उसमें मैंने बोला कि 50% निचली आबादी जो जीएसटी कलेक्शन देती है, जो आज की बात है, भटाकर जी जवाब दे दीजिए, उसमें आप भी लिप्त हैं, 64% का भुगतान करती है। 10 धन्ना सेठ 80% की संपत्ति के ऊपर सिर्फ मात्र 3% की जीएसटी देते हैं। ये आपने बैलेंस ऑफ इंसाफ किया है। और उसके बाद देश के अंदर 15 प्राइम मिनिस्टर रहे, 14 तो चले गए, जो 15वें प्रधानमंत्री हैं आज के देश के ऊपर 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। यानी 58 लाख करोड़ के कर्जे को 1,58,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। और मेरी दोस्त छाती पीटते हैं और दावा बढ़ते हैं कि हमने 9 साल में, आज इलेक्शन 9 साल बनाम 65 साल का होगा। आज इलेक्शन 10 साल बनाम 65 साल का होगा। 65 साल वो होंगे जिसके अंदर भाजपा की सरकारें थी, जनता दल की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी और कई सरकारें थी, जिसमें और दिग्गज प्रधानमंत्री थे, मोरारजी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इंदिरा जी थे और देवगौड़ा जी थे, गुजराल जी थे, बहुत गुजारिदा नंदा थे, शास्त्री थे। और आज 10 साल में बात होगी नरेंद्र मोदी की, क्योंकि आज भाजपा से टक्कर नहीं है, टक्कर मोदी युग से है, जिसके अंदर झूठ और झूठ बस झूठ ही परोसा गया है। क्योंकि झूठ को बार बार बोल देने के बाद सच नहीं बनता। आपको आज मुद्दों के लिए क्या कारण है कि आप 2014 जैसा सीना नहीं ला पा रहे? क्या कारण है कि आज 2024 के अंदर आपके नेता और प्रवक्ता उन 2014 के मुद्दों की बात नहीं कर पा रहे? क्या कारण है कि आज आप भ्रष्टाचार की बात नहीं कर पाते? क्या कारण है कि आप देश की, फिर कह रहा हूं, बेरोजगारी की बात नहीं कर पाते? अगर कांग्रेस की सरकारों के अंदर हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं तो आप 1200 का सिलेंडर कैसे दे रहे हैं? अगर आज हम अपने यहां पर अगर कोई योजना देते हैं राहुल गांधी की और कांग्रेस द्वारा कही जाती है और वो जल्दी इंप्लीमेंट होती है, तो आप क्यों नहीं देते? अरे आपने तो 80 करोड़ जनमानस को गरीबी रेखा की छाती ठोका है आपने, और हमने 70 आदमियों को गरीबी रेखा से बाहर ऊपर करा है। तो आपने तो 5 किलो अनाज देकर ये डिक्लेयर करा देश के और बाहर के देशों के सामने कि देश में आज भी 80 करोड़ जनमानस गरीब है। और आप कई बार और प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं देश के ऊपर। तो शायद आप भूल जाते हैं आपके स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी थे, जो कहा करते थे कि आज के आधुनिक और मीडिया युग के अंदर जो बात देश में कही जाती है उसका प्रभाव देश में कम और बाहर ज्यादा पड़ता है। तो देश के अंदर जो आपके नेता बोलते हैं ना, उससे देश के राष्ट्रवाद की बेइज्जती और राष्ट्रवाद के मुद्दों की तो बाहर होती है। और अभी पोजीशन क्या है? एक वक्त जब देश आजाद हुआ था तो एक बड़े, मेरे पास एक बड़े बुजुर्ग की बात कही हुई बात थी, उसने बताता हूं, तब कहा जाता था कि पाकिस्तानी लोग ये कहा करते थे, आप गुमान ना करिए 1947 के बाद, क्योंकि आपके पास आज नेहरू और महात्मा गांधी और सुभाष पटेल, सरदार पटेल और मोहनलाल आजाद जैसे नेता हैं। जिस दिन ये नहीं होंगे आप भी हमारी डगर पे खड़े होंगे। तो आज शायद लगता है
कि आज उन नेताओं की प्रपार्टी को धूमिल करके जो प्रपार्टी सेट करी जा रही है वो ठीक उसी बढ़िया तरह से जा रही है जैसे आपने पाकिस्तान गया था। जी हम जवाब ले आपने लेते हैं इसका। प्रदीप जी। बहुत अच्छा करा आपने चंद्रमोहन जी, आदर जी चंद्रमोहन जी, आपने बहुत बढ़िया करा कि इस विषय को लेके आपने एक बार नेहरू जी का नाम ले दिया, और मुझे भी विषय थोड़ा सा भूल गया बोलना, बिल्कुल बोलने को नेहरू जी पे मिल जाए। आपने जीएसटी की बात करी, नोटबंदी की बात करी, आपको करंट लगता था जीएसटी आप लाए, क्यों नहीं चालू इशू करता, आपने चालू करी आपने, डर लगता था। नोटबंदी आप लाना चाहते थे, आपको डर लगता था। आप सेंट्रल विस्टा बनाना चाहते थे, आपको डर लगता था। है इस चीजों में नहीं बोलेंगे। देश भारत के प्रधानमंत्री में जिन्हें आप टारगेट बनाते हैं, सीबीआई के कहीं हर जगह मुंह की खाई, कहीं आप ही चली नहीं, क्योंकि जीएसटी में आज ये जीएसटी की बात कर रहे हैं। आज इनको पता होना चाहिए कि 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी का जो राजस्व केंद्र को आता है और 150 करोड़ रुपए राज्य को आता है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। जीएसटी के अंदर चालू करा हमने, जैसे भी चालू करा, आज कुछ सिलेबस को ठीक करा, जो भी प्रदीप जी आपका ऑडियो फंस रहा है। हमने प्रदीप जी आपका ऑडियो पूरी हमें तरह फंस हिम्मत रहा है। थी, हमें हिम्मत थी नोटबंदी लाने की, लाए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जितने भी, आप बताइए जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का इशू शुक्ला जी, है। मेरी आवाज, हाँ जी जी, आवाज आ रही हाँ है मेरी? अब आ रही है, अब क्लियर है, अब क्लियर है, शुक्ला जी, बताइए सर। मेन चीज क्या है, मंशा की बातें, आप में मंशा नहीं थी। ये वही लोग हैं यूपीए बनाते हैं, यूपीए 2 भी बनाते हैं। एनडीए एक है और एनडीए एक है, और 1-2 नहीं हुआ कभी भी। जितने हमारे साथी चले गए या जो आ गए, या 2-1 का चक्कर नहीं चला, इनके यहाँ चक्कर चला। इनमें हिम्मत नहीं थी। अभी कितनी थी पुरानी, नेहरू जी की बात करी इन्होंने। एक बात तो थोड़ा बता दीजिए, नेहरू जी को तो 2 ही वोट मिले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, और सरदार पटेल को सबसे ज्यादा वोट बने थे, फिर भी वो कैसे बन गए? अटल क्या नाम, जवाहरलाल नेहरू होते तो देश का, जवाहरलाल नेहरू अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो बताइए ना। मेनन जी ने जो युद्ध में, जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से, जीपे आई थी, वो जो कमीशन खाई थी, यहाँ के मंत्री बना दिया, उसको कोई जवाब है? नहीं जवाब है। ये वही पार्टी से आते हैं, उसी नेहरू परिवार पार्टी से आते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद अध्यक्ष नहीं बनने दिया। अपनी करनी कतनी किसी को याद नहीं रहती। इतिहास जलाने वाले लोग हैं ये, इतिहास पढ़वाने वाले लोग नहीं है। इन्होंने इतिहास जो पढ़वाया है इतने लंबे वर्ष में भारत में, सबने देखा है। यहाँ बैठ के जीएसटी की और दुनिया भर की बात करते हैं, अपनी करनी करते, एक नहीं बताई इन्होंने कि राजस्थान मॉडल हम लाएंगे। जी प्रदीप जी आपका ऑडियो पूरी झूठ तरह परेब से हमने कर्नाटक जीता, वो नहीं बताएंगे यहाँ बैठ के। मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? जी आपका ऑडियो फंस रहा है। हम जी जी हम लोग प्रशांत कौशिक पास चलते हैं। मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ सर। प्रशांत जी, हालिया ही जो चर्चित चुनावी रणनीतिकार हैं यानी कि प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता को लेकर जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें निशाना साधते हुए कहा कि चाय पीने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भर से अगर विपक्ष मजबूत हो जाता तो 20 साल पहले ही विपक्ष मजबूत हो जाता। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर आप? देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, वे चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं देश के अंदर, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो उनकी है वो सामने आ रही है, और उन्होंने उसके लिए पहले कांग्रेस में प्रयास किया, कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। वहाँ पे उनके अनुसार वो बातें नहीं बनी, फिर वो नीतीश कुमार जी के साथ आए और वहाँ पे राजनीतिक पद भी उनको मिला, और लेकिन लंबे समय तक वहाँ पे वो रुक नहीं पाए, क्योंकि आपस में मतभिन्नता पार्टी के अंदर उनको लेकर बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने अपनी ये पार्टी का गठन किया और बिहार के दौरे पर वह लगातार काम पर हैं। तो जिस तरह के बयान आप सुनेंगे उनके, तो निश्चित रूप से जब किसी के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं तो वह किसी के पक्ष में कैसे बयान देगा, कहीं ना कहीं अपने गोल सेट करने के लिए वह इस तरह की बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। एक रणनीतिकार के तौर पे तो सफल रही उनकी कंपनी, जो भी जिस तरह से उन्होंने चुनावी कैंपेन की, कुछ पार्टियों के लिए कुछ उन्हें सफलता मिली, कुछ में असफलता मिली। लेकिन राजनीति, प्रशांत किशोर इतने बड़े अभी राजनीतिक रूप से इतना बड़ा कद नहीं है उनका कि उनकी बातों को कोई जनता पर उसका कोई गहरा असर पड़े, ऐसा मैं मानता हूँ। जहां तक दोनों प्रवक्ता को सुना मैंने, और जहां तक
देश की राजनीति का वर्तमान के जो हालात है, जैसे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मैंने बड़ी हिम्मत की नोटबंदी की। मैं मानता हूँ ये हिम्मत का बात नहीं होती, इसमें कोई सरकार हिम्मत से नहीं चलती, हिम्मत सरकार चलती है नीतिगत निर्णयों के द्वारा, नीतियों के द्वारा। और जो जनता से वादे किए जाते हैं उसको पूरा करने के हिसाब से सरकारें चलती हैं। हिम्मत की कोई बात नहीं होती इसमें, कि जनता चुनाव करती है, अपना मत देती है और उसके अनुसार सरकारें स्वरूप में आती हैं और वह कार्य करती है। तो जहां तक बात है जीएसटी की, नोटबंदी की, तो मैं समझता हूँ कि अगर इतने अच्छे सफल इनकी नीतियां रही हैं तो देश में सरकार को इन मुद्दों पर वोट मांगनी चाहिए कि हमने जीएसटी की, हमने नोटबंदी की, तो हमें वोट दीजिए, आप हमें समर्थन दीजिए। तो मांगना चाहिए, अगर सफल नीतियां सरकार की, सफल कदम है, उनके निर्णय सफल नहीं है। और जहां तक जी विपक्षी सर। राजनीति की बात है, मैं मानता हूं ऐसा कि ये देश बदलाव के दौर से इस समय गुजर रहा है और बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस बात को मानता है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि वह भी लगातार जो अन्य पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ मतलब अनकंफर्टेबल हैं, जैसे नवीन पटनायक हो गए, इस तरह के जो लोग हो गए, तो वह सबके साथ कहीं ना कहीं इस समय बातें कर रही हैं लगातार, उनको अपने गठबंधन के दायरे में वो भी लाना चाह रही है, क्योंकि उनको पता है जिस तरह के राजनीतिक हालात देश के अंदर पैदा हो रहे हैं उसमें बीजेपी अपने दम पर उतनी सीटें लाने में कहीं न कहीं उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है। कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि अगर सबको हमने पार्टियों को अपने साथ गठबंधन में शामिल नहीं किया नए लोगों को, तो हमारे लिए चुनौती बड़ी हो रही है। उसका एग्जाम्पल मैं 2-3 स्टेट का उदाहरण देके आपको बताता हूँ। जैसे महाराष्ट्र की हम बात करें, जो नॉर्दर्न इंडिया, महाराष्ट्र है, बिहार है, इस तरह के जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, जहाँ बीजेपी को एक तरफा पहले 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी एक तरफा सीट मिली थी, उन्हें एक तरफा जीत मिली थी। लेकिन वर्तमान के राजनीतिक हालात इन स्टेट के बदले हुए हैं। जब महाराष्ट्र की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है और बीजेपी शिवसेना का वहां गठबंधन रहा है। और पिछले करीब 30-40 साल की राजनीति को अगर देखो आप महाराष्ट्र की, वहां पे बड़ा स्पष्ट है कि गठबंधन की जो प्रमुख पार्टियां रही हैं, उन मतलब 2 पार्टियां कम से कम मजबूत गठबंधन चाहिए वहां पे सीटों को में अपनी बढ़ोतरी के लिए। और आज बीजेपी की कमजोरी की निशानी महाराष्ट्र बनना इसलिए क्योंकि बीजेपी ने शिवसेना की जो 2 गुट बने और शिंदे गुट वहां पे प्रभावशाली भूमिका में अभी तक नहीं आ पाया है। बीजेपी वहां पे अकेली हो गई एक तरह से, शिंदे गुट का प्रभाव ज्यादा नहीं बढ़ रहा महाराष्ट्र में। तो अगर महाविकास जी आघाड़ी प्रशांत जी। लोकसभा चुनाव तक एक साथ रह पाते हैं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस अगर एक साथ चुनाव लड़ते हैं महाविकास आघाड़ी, तो निश्चित रूप से बीजेपी से बढ़त में महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं। तो बीजेपी को वहां भी नुकसान हो रहा है। उसी जी मैं प्रकार सवाल बिहार की करता अगर हूँ। बात करें, बिहार की भी पिछले 30 साल 35 साल का इतिहास है कि वहां 2 पार्टियां मजबूत से चाहिए एक साथ गठबंधन में सफलता के लिए। आज जी बीजेपी वहां पर प्रशांत जी, अकेले दिखाई चंद्रमोहन देती जी कुछ कहना चाह रहे हैं? है। जी जी। जी चंद्रमोहन जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जी सर, आपको जी आवाज़ आ रही है? जी मेरा आखिरी सवाल है कि आ रही है, आ रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले, वहीं अरविंद केजरीवाल जो हैं बहुत ज़ोरों शोरों से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और उन्होंने कांग्रेस को लेकर सीधे हमलावर हुए हैं। दिल्ली में भी वो कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस का साथ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं हमलावर है। ऐसे में आप कैसे भरोसा कर सकते कि ये लोग कांग्रेस को एक तरह से समर्थन देंगे ताकि वो ये राहुल गांधी जी पीएम बन सकें या 2024 आप जीत सकें? क्या कहना चाहेंगे, कंक्लूजन आपको चाहिए? देखिए, कांग्रेस हमारे बीइंग दिल्ली नेता के हिसाब से केजरीवाल पे कांग्रेस के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस के को नुकसान पहुंचाने वाली अगर पार्टी है भाजपा की बी टीम आम आदमी पार्टी है। बाकी हाईकमान का जो फैसला होगा वो आगे देखा जाएगा। अभी तो इसके ऊपर वैसे दिल्ली इकाई ने, पंजाब इकाई ने अपनी राय दे दी है कि हम गठबंधन के तैयार नहीं है। अब आगे देश के हित की अगर बात आएगी तो वो तो आगे उसका वर्चस्व है। उसके लिए तो मैंने आपसे बताया कि पटना की रैली के बाद क्या निकल के आता है उस चीज के अंदर सामने तो विषय आएगा। लेकिन एक नोटबंदी की हुंकार आई थी तो उसमें मैं जवाब दे दूं, बिल्कुल आपकी हिम्मत है उसके अंदर कि आपने नोटबंदी करी। और नोटबंदी अचानक करी, रात के 8 बजे करी। अचानक देश के प्रधानमंत्री आए, मुखौटा चमका के आए। देश के अंदर 750 आम आदमी मर गए। देश के प्रधानमंत्री को आज तक वो चौराहा नहीं मिला जिस चौराहे के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का गबन होता चला गया और उसके ऊपर भाजपा के कार्यालय नित खुलते चले गए, आज तक पता नहीं चला। आपकी उसी 21,000 करोड़ रुपए में आपने 2000 के नोट भी छापे थे। वो 2000 का नोट आपने क्यों बंद कर दिया? क्या चिपकली बंद हो गई थी या उस 2000 के नोट छापने से आपकी कोई और दूरदृष्टा थी? वो भी देश को आज तक नहीं पता चला। फिर आपने उस 2000 नोट को बांधा, 2000 नोट की नाइटें लगा दी आपने और आप ब्लैक मनी की बातें करते हो। अरे ब्लैक मनी थी, काला धन था, है तो कितना काला धन आया? आपके रहते हुए आपके मित्र मंडी देश का पैसा लूट के चले गए, वो आज तक वापस नहीं आए। क्योंकि ठीक उसी तरह से जैसे चाइना के अंदर ये चाइना की जमीन है, ये इतनी है और ये रिजर्वायर है, इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता, फिर भी हमारे देश में कोई घुसा नहीं है, ना घुसा है ना कोई घुसेगा। अरे सत्यार्थों से भगते क्यों?
अगर आपकी 56 इंच की छाती है, आपकी मजबूत सरकार है, आपने जैसा मित्र ने राजनीतिक विशेषज्ञ ने बोला कि आपने मुद्दों पे जीता है 9 साल, और तो आज आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? आप तो नेहरू जी पे चले जाते हो, आप इंदिरा जी पे चले जाते हो, आप राहुल जी पे चले जाते हो। अरे आप ही देश गए, हम नहीं आपकी गए, तरफ आप ही देख गए। रहा है, क्योंकि प्रचंड बहुमत हाँ, देश ने आप ही आपको गए, हम दिया नहीं है। गए। लेकिन आपके आप ही रहते हुए नेहरू जी के आज पास गए देश थे, के हम नहीं गए अंदर थे। मुसलमान को मुसलमान कहने से डर लगता है, हिंदू को हिंदू कहने से डर लगता है, ईसाई अपने आप को ईसाई कहते हुए डरता है, सिख अपने आप को सिख कहने से डरता है। क्यों? क्योंकि आपने देश के हिंदुस्तानी को धर्म मजहब में बांट दिया, क्योंकि 2 नेशन की थ्योरी आपके पुराने नेताओं की रही है, इसलिए आपकी मजबूरी है फूट डालो और शासन। पहले चंद्रमोहन जी, गोरों मेरा में एक लड़ना सवाल था, है। अब आप चंद्रमोहन जी, जैसे मेरा एक कालों से सवाल है लड़ना छोटा पड़ेगा। सा। क्या करें? हम तो चंद्रमोहन लड़ेंगे, जी, हम तो छोटा सवाल 47 है से आप लड़ते आ जी। रहे हैं, अब भी लड़ेंगे। हाँ। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन प्रदीप जी, जी मेरा एक शायद एक सवाल सवाल है। पूछना चाह रहे हैं। आपने जी जो प्रदीप हिंदू जी। मुस्लिम की बात करी चंद्रमोहन जी, तो आपने कर्नाटका में मुसलमानों को आपने आरक्षण देने की बात क्यों करी, और 4% बढ़ा के आरक्षण देने की बात क्यों करी आपने? आप अगर हिंदू से हिंदू, मुस्लिम से मुस्लिम, सिख से सिख की अगर बात करी आपने, तो मुझे इस चीज का जवाब देंगे आप, और स्पष्ट देंगे बिल्कुल। 2 जवाब, 2 सवाल, मैं दे 2 रहा हूं, दे शब्दों रहा में। हूं, दे रहा हूं, जी, हम दे रहा हूं। जवाब ले अगर लेते हैं। आपको जी आंकड़ा ना चंद्रमोहन जी। पता हो, तो कर्नाटका की सरकार बनाने के अंदर मैंने आंकड़ा नहीं 65% पूछा, हिंदू। मैंने आंकड़ा नहीं पूछा सुने, आपसे, मैं दे मैंने रहा हूं, आंकड़ा दे नहीं रहा हूं, पूछा आपसे। जवाब जवाब देने लीजिए, दीजिए मैं दे आंकड़ा रहा नहीं हूं ना पूछा। आपको जवाब। नहीं, आंकड़ा नहीं, आंकड़ा मत दीजिए हिंदू मुस्लिम का। आप मुझे बताइए, आपने ये आपने कहा था या नहीं कहा? हाँ या ना? अरे मेरी बात का आप इन जवाब तो मुद्दों ले पे लो चुनाव लड़ा मित्र। या नहीं लड़े? अरे जवाब तो हाँ ले बोलो, लो ना, क्यों मत जाओ? जवाब तो ले लो। जवाब दे रहा हूं ना आपको, हिंदुस्तान का जवाब दे रहा हूं। कर्नाटका की ना ना, सरकार मुझे कर्नाटक का जवाब, 65%। हिंदुस्तान का नहीं, कर्नाटक का अरे जवाब भाई, चाहिए मुझे। हाँ, वो सच नहीं जवाब सुन दे रहे सकते प्रदीप आप, जी। सच नहीं सुन सकते आप। राजस्थान का जी जवाब आपसे चंद्रमोहन जी, दिया नहीं बताइए गया जी। अब तक। अरे मैं छत्तीसगढ़ दे का रहा हूं ना जवाब आप दिया आपके नहीं जवाब गए का आपसे। मैं ईमानदार आपकी नेता बात का का जवाब जवाब आपसे दे रहा हूं, दिया नहीं सुन तो गया आपको कि लीजिए। प्रधानमंत्री किसे मैं बनाएंगे जवाब आप। देते हुए डर नहीं रहा हूं, आप दवा सुनते आप सुनते डर डरे रहे जा हैं, रहे आप हैं। तीतर भीतर भाग रहे हैं, आप तीतर किसने भीतर डर रहे भाग हैं रहे हैं आप? चंद्रमोहन जी। आप किसने डर रहे हैं? आप मैं जवाब दे रहा हूं, आप तीतर डर रहे भीतर हैं। भाग रहे हैं। मेरे को आप मुझे बोलने तीतर तो दीजिए। भीतर भाग रहे हैं, मुझे एक जवाब नहीं दिया अरे मुझे बोलने तो दीजिए, तभी तो दूंगा। आपने। 1 घंटे जी बोलने दीजिए। चंद्रमोहन जी, आप बताइए। देखिए, कर्नाटका की सरकार 65% हिंदुओं के द्वारा चुनी गई, और बाकी हिंदू थे, जिसको आप कर्नाटक स्टेट को मुस्लिम स्टेट बोलते हो। और आप जिस आरक्षण की बात करते हो, आरक्षण का बैलेंस हमें आता है देश के अंदर। 65 साल में हमने इसी आरक्षण और बैलेंस से देश को चढ़ाया है। हमने आपके रहते हुए किसी मजहब और देश के नाम से फिरका प्रस्ती नहीं करी है, जो 9 सालों में तो आपने मैं झूठ करी है। बोल रहा हूँ? अगर आपको मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा जवाब तो तो पूरा मैं होने झूठ बोल दीजिए। रहा हूँ? या तो आप अगर मुझे झूठा अगर बोलिए, जवाब तो प्रदीप झूठ बोलिए। अगर अगर कांग्रेस ऐसा बीजेपी का ना जो प्रवक्ता होता, बैठा झूठ बोल तो रहा है। 2 समुदाय व लिंगायत और जो चंद्रमोहन दूसरे जी, मैं झूठ 2 बोल रहा समुदाय है, हूँ? वो आज आपसे कट के कांग्रेस को वोट ना देते, और चंद्रमोहन जी, अच्छा कांग्रेस की फिर भी सरकार ना बनती आपकी। आपने वोट मठों परसेंटेज पे कम नहीं कितना हुई, माथा टेका, 42 प्लस किसी रही। मठ वाले ने वोट दिया कहता आपको? रहा हूँ 42% क्योंकि फ्री झूठ प्लस में बार बार रहे। नहीं कहता बिकता। रहा फ्री परसेंटेज झूठ वही को रही, बोल बोल और के सच झूठ 2% कहा ज्यादा जा रही। सकता है, लेकिन सच सच रहता है, चंद्रकांत जी, झूठ आप झूठ मुझे रहता है। बताइए, मैंने हाँ या ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना में आपने करा या नहीं करा? अगर जवाब है तो दे मैंने दीजिए। आपकी बात का जवाब तो दिया। पॉलिटिकल जवाब पॉलिटिकल तरीके से दिया जाता है, नहीं दिया ना और आपने, आपस नहीं में दिया, बैठ के नहीं दिया जवाब आपने, अपने नहीं आप में दिया दिया आपने। जाता है। आपने मैं नहीं दिया, पार्टी प्रवक्ता आपने नहीं नेता दिया, के नहीं हिसाब दिया से ना। जो जवाब दे रहा हूं, आपने इस मैंने आपसे बोला आप कि आदरणीय देश का चंद्रमोहन जी, जनमानस आपने 1 घंटे कांग्रेस को में, पसंद आदरणीय करता चंद्रमोहन है। जी, आपने 1 एक घंटे ध्रुवीकरण जो में आपके द्वारा आपने था, वो एक खत्म सवाल हो का गया जवाब है। नहीं दिया। आप पे एक सवाल का जवाब नहीं था। आप पे एक सवाल देखिए का जवाब प्रदीप नहीं भाई, था। आप जो आप अपने बड़े आपकी नेता मजबूरी है, प्रवक्ता क्योंकि सुनते हो, आप इस वही यहाँ डिबेट बैठ को के ऐसे ही बोलते लड़ हो ना सकते हो। ना। तर्क नहीं नहीं, मैं तर्क लड़ नहीं आपके रहा। पास है नहीं। आप जितने भी सीनियर अब ये लीडरों तर्क से आप सुनते हो ना, 2014 टीवी के सुन बाद देश देखते की हो, जनता को भी नहीं वही दे आप पाते। बोलते हो। अगर आप नो देश की प्रॉब्लम, जनता को भी नो तर्क प्रॉब्लम। दोगे, जिंदगी में 2 तो ही चीज यही होती कारण है है, कि 2 ही आपकी चीज है, झपट का हार और हार होने जीत। वाला है। आदरणीय चंद्रमोहन जी, 2 ही चीज होती है, अरे हार या जीते जीत। हैं हम 2 फिक्र मत स्टेट जीते कीजिए। हैं, अभी 3 स्टेट आप और जो जीत रहे हैं झूठ आपके और फ्रॉड सामने। करके, जो आप अभी जो झूठ और राजस्थान भी फरेब करके घुमाएंगे जीते हो आपको, 2 स्टेट। छत्तीसगढ़ भी भगाएंगे आपको, अरे तेलंगाना भी वो हमें भगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हमें अभी कोई देख दिक्कत लिया अभी नहीं है, आपकी, अपनी मेहनत में कभी अभी छोड़ेंगे। देखिए आप। मगर सवाल का जवाब नहीं है। चलिए एक जवाब दे दीजिए लास्ट सवाल देखो, का मेरे। ये बताइए कि आज गहलोत साहब अब स्कीम क्यों जारी कर रहे हैं, फ्री सिलेंडर की, फ्री लाइट की? 5 साल पहले कहां थे? आज बेटी याद क्यों नहीं आ रही फिर से कोई प्रियंका जी को राजस्थान की? क्या जवाब है? जब 5 साल में, जब अरे 5 साल देश आपके पूरे होने जा रहे हैं, अब राजस्थान में आप स्कीम चालू कर रहे हैं, फिर सिलेंडर फ्री के। हाँ सुन लीजिए, मैं एक जवाब याद आ गया मुझे। आप सिलेंडर पैसे की बढ़ाने की बात, अरे साहब, आप तो वो लोगों के 400-500 रुपए सब्सिडी पे देते थे। 40%, देश के 40% सिलेंडर कांग्रेसियों के घर में, कांग्रेसियों के होटलों में, और कांग्रेसियों गेस्ट हाउस में यूज होते थे, जो सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खत्म हम करी। जवाब ले लेते हैं इस पे आज सर। कम से कम ये लोग जो है ना, जो देश में, वहां कहता हूँ जवाब नहीं है, नहीं देंगे जवाब, ये घूम जाएंगे, अभी कहीं और चले जाएंगे। ये मैंने कर्नाटका जी का पूछा, जवाब ही चंद्रमोहन जी, नहीं आप है, कुछ कहना राजस्थान का चाहते हैं? जवाब नहीं है।
देखिए मेरे आज हमारे बीजेपी का, भाजपा के कांग्रेस का कोई भी अरे सुन प्रवक्ता तो नेता लीजिए बैठकर यार, एक ही गाना गाएगा और कोई नहीं सुन लीजिए, गाएगा। सुन लीजिए आज चंद्रमोहन जी, आप एक जवाब नहीं दे आपके रहे इस ना। चैनल के, अरे सुन तो लीजिए यार, आपके इस चैनल पे भाजपा के एक नेता ने आज जो बात कही है, मैं नहीं मानता हूं कि इतना जिगरा किसी और भाजपा के नेता में था। शायद या तो इसके अभिनय मेरे मित्र, या इन्हें पता नहीं, जिन जन कल्याण निधियों का आपने ब्यौरा दे दिया उसको तो आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस ने दिया ही नहीं। ये जन कल्याण निधियां ही तो थी जो कांग्रेस देती थी, जिसको आपने यूज किया। जिस मनरेगा का आपने सदन में मजाक उड़ाया, उसी मनरेगा ने तो आपको कोरोना के अंदर बचाया। यही जन निधियां थी जिसका यूज आप कर रहे थे, जिसका नाम रूप रक्षण बदल के आपने आगे करा, उसी रूप का इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं। तो ये बात गलत, हुई कहानी गलत, उसी तरह से जो कि गलत, बिल्कुल राजनीति की गलत। परिपाटी जो में 45 विपक्ष में करोड़ रहकर जो कांग्रेस ने हमने तो विपक्ष की जनधन भूमिका योजना में सीख ली, खाते खोले, लेकिन वो कांग्रेस काम के आए। सत्ता में रहते हुए भाजपा चंद्रमोहन जी, जब आप सत्ता जवाब, में आप पे आई जवाब है ही तो नहीं। उसको सत्ता चलानी नहीं आई। योर अगर आई होती तो चंद्रमोहन जी, आप पे जवाब है ही नहीं। आप नोटबंदी पे का जवाब है फैक्ट ही नहीं। बताते, जीएसटी हम आप के पे प्रशांत जी जवाब के है ही आंकड़े पास नहीं, देते, किसी चलते हैं। सवाल का जवाब ही 2000 नहीं है आप नोट के पे। आंकड़े देते। हम लोग आप पे जवाब हम ही नहीं प्रशांत जी है। के पास चलते हैं। प्रशांत जी, ये बताइए कि सारे जितना आज धन पकड़ा जा रहा है कि कांग्रेसी नेता और कांग्रेस संबंधियों पे भी कुछ पकड़ा जा रहा है, 2-2 हजार के नोट, आप पे जवाब ही नहीं होगा। आप पे एक सवाल का जवाब नहीं है। आप बैठ तो गए हम यहाँ पे प्रशांत जी के आके। पास चलते हैं। प्रदीप जी, जी सर, मुद्दे पे आते हैं भैया। अभी हम लोग जो आज का मुद्दा उस पे आते हैं, ये सब हम लोग अगली चर्चा में शामिल करेंगे। प्रशांत जी, आपका कंक्लूजन चाहिए मुझे कि जैसे विपक्ष सब लोग अपना अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी टफली बजा रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी जी का जो सपना है क्या वो पूरा हो पाएगा या फिर विपक्षी एकता नहीं बन पाएगी? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है कि पक्षीयता तो स्वाभाविक रूप से बनेगी और आगे बढ़ेगी बात में, मतलब उसमें मुझे कोई दुविधा वो दिखाई नहीं देती है। डूब गया। कुछ कह रहे हो क्या? नहीं, कौशिक जी आप बताइए, वो शायद ऑडियो का इशू है। जी सर। मुझे लगता है कि विपक्षी एकता में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई दुविधा नहीं होगी, क्योंकि बात निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और विपक्षी गठबंधन एक बड़ा स्वरूप लेगा। क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्षी का पक्ष हो, दोनों की मजबूरियां हैं अपने को विस्तार देने की इस वर्तमान चुनौतियों में। और जहां तक अखिलेश यादव की बात है, निश्चित रूप से वो एक्चुअल में क्या है कि सबको ये डर है कि कांग्रेस अगर आगे बढ़ती है तो नुकसान उनका होगा, अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का। क्योंकि कांग्रेस की भूमि, जो राजनीतिक भूमि थी, इन पे जो वोटर थे, उनके जो परंपरागत वोट थे, उसके आधार पर इन पार्टियों का निर्माण हुआ और ये पार्टी आगे बढ़ी। इसलिए चाहते हैं कि जो बार्गेनिंग पावर हमारी बढ़ जाए, इसलिए लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं कि हमारा जो राजनीति में स्टेक है हमारा मजबूत बना रहे, और सीटों की जो बंटवारा होगा बाद में चुनाव के समय में, जो बंटवारा होगा उसमें हमारी ज्यादा संख्या रहे, हमारी ज्यादा सीटों की भूमिका रहे। और अखिलेश यादव अगर यूपी में अकेले चुनाव लड़ते हैं तो मैं मानता हूँ नुकसान होगा उन्हें। और हमने नगर निकाय चुनाव में इसकी कहीं ना कहीं एक इसका आपने टेलर देखा, जिस तरह से जो भाजपा से नाराज वोट है या उनसे असहमत वोट है, उनका जो वोट का पैटर्न रहा है इस बार नगर निगम चुनाव में यूपी के अंदर, उसमें हमने देखा कि मुरादाबाद जैसे क्षेत्र में कांग्रेस का मेयर नंबर 2 पे रहा है, कुल 3-3.5 हजार से पीछे रह गया। और मेरठ के अंदर ओवैसी को पार्टी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिलते हैं मेयर के चुनाव में। इस तरह से हमने देखा कि जो परंपरागत वोट है अखिलेश यादव का, वो उससे कहीं ना कहीं हट रहा है पीछे, और वह दूसरे विकल्प देख रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी अन्य पार्टियां हो। ऐसे जी में कौशिक जी, अखिलेश यादव भी राजनीतिक मजबूरी समझ रहे हैं, राजनीतिक जो उनकी परेशानी वो भी समझ रहे हैं वो, कि अगर वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन के अंदर नहीं आते हैं तो नुकसान होना होगा। इसीलिए मजबूरियां हैं सभी विपक्षी पार्टियों की, चाहे बयान वो ऐसे भी देते रहे, किसी भी तरह के देते रहे, लेकिन सबको एक मंच पर आना पड़ेगा अगर आप उन्हें जी अपनी कौशिक जी। मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी, राजनीतिक रूप से अगर लड़नी है। प्रदीप जी तो कुछ ये कहना चाह मजबूरी रहे है थे? सभी राजनीतिक पार्टियों की। और मैं जहां तक राहुल राय गांधी की चौधरी आपने को बात बता की, मैं एक बात पूरी करके खत्म करता हूँ कि राहुल चंद्रमोहन गांधी जी, बस लास्ट सुन जी जाइए। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी नमस्कार रुक सर। जाइए। चंद्रमोहन जी रुक जाइए। राहुल गांधी का मैं बड़ा स्पष्ट शुक्ला जी, है मैं लास्ट विपक्षी खत्म एकता कर दूं। के मैं लिए करने को तैयार है। राहुल गांधी की जो बातें सामने आती हैं, जिस तरह का उनका रोल सामने आता है, उसमें विपक्षी एकता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो भी उनसे हो पाएगा, ऐसा हमें लगता है। वह बाधा नहीं जी बनेंगे कौशिक जी, विपक्षी एकता में कहीं भी। प्रदीप जी आप क्या कहना चाह रहे थे? चले गए मेरे कांग्रेस के नेता, तो मैं उनको बताता कि आप दिल्ली में जो जन्मजात कांग्रेस, जो गांधी का परिवार या नेहरू परिवार के संग्रहालय और दुनिया भर घर कोठियां बनी है, विभिन्न रोड और जितने संस्थान के नाम से पूछिएगा चंद्रमोहन जी, अगर फिर डिबेट में आए तो आप कैसे एमसीडी में जीरो हो गए दिल्ली में? आप कैसे विधानसभा में आपके एक विधायक नहीं है? इसका जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश से जहां गांधी परिवार आया, इलाहाबाद से, आज वहां 2 क्यों रह गए? आज वहां चेयरमैनी में, प्रधानी में, पार्षदी में, नगर निगम चुनाव में आप 0 क्यों हो गए? जवाब देना पड़ेगा। ये चले गए चंद्रमोहन जी, जवाब नहीं दे पाते उस चीज पर।
ये सवाल छोड़ के आपके माध्यम से जा रहा हूँ उन कांग्रेस नेताओं के लिए जो इस टीवी को या इस चैनल को देख रहे हैं। जी प्रदीप जी, प्रशांत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अब इस विषय पे विश्लेषण रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा और बेबाकी से अपनी बात कही। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए पैनल के साथ। तब तक के लिए देखिए न्यूज़ टुडे भारत। नमस्कार।